हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पुस्तक लिखा गया था बर्नियर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? बर्नियर के द्वारा। और इस पुस्तक में औरंगजेब और दारा सिकों का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? औरंगजेब और दारा सिकों का चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक को देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? कौटिल्य, या उसी का नाम चाणक्य भी है और उसी का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, तो कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त है। इसी के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। और एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है, क्योंकि अर्थशास्त्र नाम सुन के लग रहा है कि ये आर्थिक शास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। किस पे लिखा गया है? तो राजनीतिक पर लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, इंडिका पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है इंडिका पुस्तक? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर वहीं कुछ और पुस्तक की हम बात करें तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और विश्व में सर्वाधिक भाषा में अनुवादित होने वाला दूसरा पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पहला कौन है? तो पहला है, कौन सा पहला पुस्तक है? पहला पुस्तक हो जाएगा बाइबिल और दूसरा पुस्तक हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, जो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। तबकाते नासरी ये किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो तबकाते नासरी मिनहाजुज सिराज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तबकाते नासरी मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत पुस्तक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। आइए अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तक को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो के द्वारा नुफ़ ए सिपहर लिखा गया था। कौन सा पुस्तक लिखा गया था? नुफ़ ए सिहर, रुकिए लिख देती हूँ। नूह ए सिपहर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इजाज ए खुसरवी ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। आशिका ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आशिका पुस्तक भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत में तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम कब लाया गया था? तो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम लाया गया था 1891 में। कब लाया गया था? 1891 में। 19 मार्च 1891 को ये अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? तो इस अधिनियम के तहत लड़कियों का विवाह का उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। पहले 1891 से पहले लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष थी, लेकिन एक फूलमती नामक कन्या का मृत्यु हो जाने के कारण इसका उम्र बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और उस टाइम वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लेंसडाउन। कौन था? लेंसडाउन उस समय वायसराय था। और इस एक्ट का विरोध किया गया था। किसके द्वारा विरोध किया गया था इस एक्ट का? तो इस एक्ट का विरोध किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा विरोध किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एज ऑफ कंसेंट अधिनियम का विरोध किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कपास को यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो कपास को यूनानियों द्वारा सिडोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिडोन कहा जाता था। कपास की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम कपास का प्रमाण कब मिला था?
तो ये मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान में। कब मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का प्रथम प्रमाण मिला था। और कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला था। ठीक है। और कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास को वाइट गोल्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो कपास की खेती सर्वाधिक होती है गुजरात तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और इसके लिए कौन सा मिट्टी अधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। कौन कौन सा मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। स्वतः जुताई वाला मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक खेती किसकी होती है? सर्वाधिक खेती कपास की होती है। कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में होता है, क्योंकि उधर काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और कपास को क्या कहा जाता है? कपास को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। ठीक है। यूनानियों द्वारा इसे क्या कहा जाता है? तो यूनानियों द्वारा इसे सिडोन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संग्राम सिंह का लोकप्रिय नाम क्या है? संग्राम सिंह का लोकप्रिय नाम राणा सांगा है। क्या है? राणा सांगा। मे भी ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में राणा सांगा को लेके संसद में काफ़ी चर्चा चल रही है। ठीक है। इसे एक सांसद है जिन्होंने इन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया है, इसीलिए ये अभी चर्चा का विषय बना है, करंट अफेयर से संबंधित है। और इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़े होंगे, हालांकि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया गया है मेरे इस चैनल पर, तो राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था। ठीक है। राणा सांगा बुलाया था बाबर को, और एक इब्राहिम लोदी के चाचा भी थे, आलम करके कुछ नाम था, उनके द्वारा भी बाबर को आमंत्रित किया गया था भारत आने के लिए। इसीलिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो राणा सांगा के द्वारा किसको बुलाया गया था? बाबर को। राणा सांगा को ऐसा लगा था कि बाबर लोग तो लुटेरा है, आएगा धन वन लूट के और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बाबर भारत आया तो उसे भारत बहुत पसंद आया और वो यहीं पर बसने का निर्णय ले लिया। और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी भारत में और किसके द्वारा हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध में अगर डेट पूछ लिया जाए तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। हालांकि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे? पहला युद्ध तो 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी था। कौन सा राजनीतिक संगठन था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1838 में। किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ही रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। और इनके द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1838 में। और यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन है। ठीक है। क्या है? ये भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। कब दिया गया था इन्हें? तो इन्हें दिया गया था सन 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस साहित्य के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसे कहा गया था? दादा भाई नौरोजी को कहा गया था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की गई थी। कौन सा
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1905 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन 1905 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुई थी, इसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो 1905 वाला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इसी दरमियान कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? एस.एन. बनर्जी, जिनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्हीं को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की गई थी। कौन सा संगठन? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1876 में। कब किया गया था? सन 1876 में। इसकी स्थापना दो लोगों के द्वारा किया गया था। एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुख्य थे और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सन 1876 में। आईसीएस के पद से इनको कब बर्खास्त कर दिया गया था? तो इनको 1874 में अंग्रेजों द्वारा आईसीएस के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सन 1876 में। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? ऑप्शन में रहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दो तीन लोगों का नाम रहता है जो पार्टिसिपेट किए होते हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? तो उसका रीज़न था क्योंकि इनकी अपनी संस्था का उस समय आयोजन हो रहा था। कौन सा संस्था? इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, और ये 1586 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मर्ज हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इनके द्वारा एक और प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की गई थी। कौन सा है? तो वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र रावत भाटा किसके सहयोग से बनाया गया था? ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर भारत में वर्तमान में पूछ लिया जाए आपसे कि कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितना है, तो कुल 7 है। कौन कौन से हैं प्रमुख? तो एक तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। कुछ और प्रमुख है जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कुडनकुलम, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। रावत भाटा तो मैं बता दी अभी, राजस्थान में पड़ता है। काकरापाड़ा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, जो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? तो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कल्पक्कम, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 2 है। कौन कौन से? कुडनकुलम और कल्पक्कम। ठीक है, नरोरा, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में है। काकरापाड़ा ये गुजरात में है। और प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर हो जाएगा, लेकिन दूसरा हो जाएगा रावत भाटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाथी सेना का प्रयोग सर्वप्रथम अंग महाजनपद के विरुद्ध किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? बिम्बिसार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिम्बिसार के द्वारा। किसके विरुद्ध किया गया था? तो अंग महाजनपद के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, बिम्बिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। किस वंश के संस्थापक हैं?
तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, ठीक है। और अगर हम महाजनपद की बात करें तो भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। आइए मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। काशी की राजधानी वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। वत्स महाजनपद की राजधानी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु महाजनपद की राजधानी तो इंद्रप्रस्थ है। कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। पंचाल महाजनपद की राजधानी तो अहिछत्र या कापल्य, इसका 2 राजधानी है। पंचाल महाजनपद की 2 राजधानी है, अहिछत्र और कापिल्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी तो मथुरा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली, दोनों ही कहा जाता है। अवंती महाजनपद की राजधानी तो इसकी राजधानी भी 2 थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी और महिष्मती। कहाँ थी अवंती महाजनपद की राजधानी? उज्जैनी और महिष्मती। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर। कहाँ है राजधानी कंबोज की? तो कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर, दोनों ही है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद है। कौन सा महाजनपद है? अस्मक महाजनपद, जो किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपद हो गया। कौन कौन सा? काशी, कौशल, अंग महाजनपद, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंपोज, ठीक है। 16 महाजनपद है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा राजधानी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोसर उत्सव कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो लोसर उत्सव लद्दाख का लोकप्रिय उत्सव है। कहाँ का? लद्दाख का। छापर मेला, ये कहाँ का उत्सव है? तो छापर मेला कहाँ लगता है? ये पंजाब में लगता है। कहाँ लगता है? पंजाब में लगता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। वहीं अगर ट्यूलिप महोत्सव की बात करें तो ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। शिकारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खारची पूजा महोत्सव, तो खारची पूजा महोत्सव कहाँ का महोत्सव है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन पद्धति किस देश से लिया गया है? नामांकन अर्थात मनोनयन जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो कितने सदस्यों का किया जाता है? 12 सदस्यों का। कितने किया जाता है? 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। पहले 14 किया जाता था क्योंकि 2 एंग्लो इंडिया होता था। तो एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसका प्रावधान कुछ दिन के लिए निलंबित किया गया है, ठीक है। तो अभी कुल 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए किया जाता है। और ये पद्धति कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्धति लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है ये पद्धति? तो आयरलैंड के संविधान से। तो और क्या लिया गया है भारत के संविधान में? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, देखिए वो तो नामांकन पद्धति था जिसको मनोनयन बोला जाता है, ये तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी पद्धति तो ली गई है आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो पद्धति कहाँ से लिया गया है? तो वो पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
कि प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना का प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अवशिष्ट सूची के संविधान, अवशिष्ट सूची का प्रावधान, अवशिष्ट सूची का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस आर्टिकल में अवशिष्ट सूची का वर्णन है, तो आर्टिकल 248 में। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, कुल सूची की अगर हम बात की जाए करें तो कुल 4 प्रकार की सूची होते हैं। हालांकि 3 सूची ही अवशिष्ट सूची को बाद में वो किया गया है। और इसका जो 3 सूची कौन कौन से हैं, तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची जो है, राज्य सूची में जितने विषयों का वर्णन है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जबकि संघ सूची से संबंधित प्रावधानों, संघ सूची में जितने विषयों का चर्चा है उस विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाता है। लेकिन समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में जितने भी विषयों का वर्णन किया गया है उस विषय पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। अगर कोई कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना दिया तो उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दिया जाएगा, राज्य सरकार के कानून को नहीं। ठीक है, और अवशिष्ट सूची से संबंधित प्रावधान क्या किया गया, तो अवशिष्ट सूची उस समय इसलिए डाल दिया गया था कि मान लीजिए कुछ नया ऐसा विषय हो जाएगा तो उसको किस सूची में डाला जाएगा, तो उसको अवशिष्ट सूची में डाला जाएगा। और इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है, केंद्र सरकार को। जैसे देख लीजिए साइबर क्राइम, क्या उस समय साइबर क्राइम था जब संविधान बन रहा था, नहीं था। लेकिन अभी साइबर क्राइम वाला जो विषय है एक किस सूची में डाला गया है, तो इसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। इसी तरह से कुछ और भी विषय होंगे जो उस समय नहीं था अब डाला गया है तो उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है, जिससे संबंधित कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसी सूची के बारे में हम बता रहे हैं कि ये सूची का प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये सूची का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 248 में किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला सांसद कौन थी, तो भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। कौन थी, राधाबाई सुब्बारायन थी भारत की पहली महिला सांसद। लेकिन अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की पहली कैबिनेट मंत्री महिला कौन थी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री अमृता कौर थी। कौन थी, अमृता कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। और इसे किस विभाग का मंत्री बनाया गया था, तो इसे स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप उस समय नोटिस करके देखिएगा कि आपसे पहला सांसद पूछ रहा है या पहला कैबिनेट महिला मंत्री पूछ रहा है। तो अगर पहली महिला कैबिनेट मंत्री पूछ लेगा तो उसका आंसर अमृता कौर हो जाएगा। लेकिन पहली महिला सांसद पूछ लेगा तो उसका आंसर राधाबाई सुब्बारायन हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं इससे संबंधित। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। कौन थी, रोज मिलियन मैथ्यू। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट थी। कौन थी, नीरजा भनोट। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट ने 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू 1925 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सादिक अली समिति का संबंध किससे है, तो सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया था,
1957 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो अशोक मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। और इसे कब बनाया गया था? तो इसे 1977 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी। कब दी थी? सन 1978 में। बलवंत राय मेहता जो हैं उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा था। कितने में? 3 भागों में। कौन कौन से? ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। जबकि अशोक मेहता जो हैं वो 2 भागों में बांटे थे। तो अशोक मेहता के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया था। वो कौन कौन से थे? एक तो थे मंडल पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। जबकि बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया था। अभी मैं फिर से बता दे रही हूँ कौन कौन सा था। तो ग्राम सभा था और पंचायत परिषद था और जिला परिषद था। कौन कौन सा था? ग्राम सभा, पंचायत परिषद और जिला परिषद था। ठीक है। तो अशोक मेहता के द्वारा 2 और बलवंत राय मेहता के द्वारा 3। ठीक है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद और अशोक मेहता वाला था ग्राम मंडल, जिला परिषद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनावी खर्च से है। किससे है? चुनावी खर्च से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनहित याचिका का अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस देश में हुआ था? तो इसे ही PIL भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास किस देश में हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? सन 1960 में। लेकिन 1970 के दशक में PIL को अमेरिका में लागू कर दिया गया। लाया गया था 1960 में, लेकिन इसे चालू किया गया था 1970 के दशक में। ठीक है। अगर वहीं भारत की बात की जाए कि भारत में PIL को लागू कब किया गया था, तो भारत में इसे लागू किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। और किस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसे किया गया था PN भगवती और BR कृष्णन अय्यर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? PN भगवती और BR कृष्णा अय्यर के द्वारा किया गया था। इसीलिए भारत में PIL का जनक PN भगवती एवं BR कृष्णा अय्यर को कहा जाता है। ठीक है। अगर ज़्यादातर PN भगवती ही रहता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा और दोनों ऑप्शन मारना हो तो PN भगवती और BR कृष्णा अय्यर हो जाएगा। ठीक है। और दोनों में से अगर एक चुनना हो तो PN भगवती को आप लोग चुनिएगा। ठीक है। तो PIL का जनक भारत में किसे कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है और BR कृष्णा अय्यर को कहा जाता है। कब लागू किया गया था भारत में PIL? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था भारत में? 1986 में किया गया था। अमेरिका में कब लाया गया था इसे? तो 1960 में लाया गया था। सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था जनहित याचिका? तो अमेरिका में ही लाया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इसे किया गया था 65वां संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में। कब किया गया था? 65वां संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में SC और ST आयोग का गठन किया गया था। लेकिन SC आयोग और ST आयोग को अलग अलग कब कर दिया गया? तो इसे अलग अलग 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कर दिया गया। कब किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा SC आयोग को अलग बना दिया गया और ST आयोग को अलग बना दिया गया। लेकिन जब ये सर्वप्रथम बना था 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, तो ये दोनों संयुक्त रूप से था। ठीक है। ये दोनों संयुक्त रूप से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उषा मेहता के द्वारा। और इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या था? तो इस रेडियो स्टेशन का नाम था द वॉइस ऑफ फ्रीडम। क्या नाम था? द वॉइस ऑफ फ्रीडम इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया था। द वॉइस ऑफ फ्रीडम इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया था। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो उषा मेहता के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि में। तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में 9 अगस्त भी दे देता है, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद तो डेट चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए 9 अगस्त भी दे देता है। तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लिनलिथ गो। कौन था?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था, ये नेतृत्वविहीन था, ये नेतृत्वविहीन आंदोलन था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 0 आवर्स चलाकर, ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर जितने भी भारत के प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारणवश भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और पूना के आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, और इनके निजी सचिव महादेव देसाई को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था, और उसी दरमियान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु भी हो गई थी। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो इन्हें तो पहले अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था, बाद में इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग के जेल में रखा गया था। मौलाना आज़ाद को किस जेल में रखा गया था? तो मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा के जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? बांकुड़ा के जेल में मौलाना आज़ाद को रखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं अगर बात की जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टीन? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। और किसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक को ये उपाधि दिया गया था? तो ये एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। कब की गई थी? तो 1606 में जहांगीर के द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जहांगीर के बेटा जो खुसरो था उसको अर्जुन देव ने प्रश्रय दे दिया था, इसीलिए गुस्सा होकर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। और तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने के कारण तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे, तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। ठीक है, अगर सिख धर्म की स्थापना की बात की जाए तो सिख धर्म की स्थापना 1469 में गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी सिख धर्म की स्थापना। और सिख धर्म में कौन से 10 गुरु थे? तो प्रथम तो गुरु नानक देव हो जाएंगे, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, 6ठे गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु हर राय, 8वें गुरु कृष्ण, और 9वें गुरु तेग बहादुर, और 10वें हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की जन्म बिहार के पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना में हुई थी। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम हो जाएगा कोलेकैल्सीफेरोल। कौन सा नाम है विटामिन D3 का? कोलेकैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का नाम क्या है? तो विटामिन D2 का नाम है अर्गोकैल्सीफेरोल। क्या है? अर्गोकैल्सीफेरोल विटामिन D2 का नाम है। विटामिन D2 का नाम अर्गोकैल्सीफेरोल। अगर विटामिन डी का नाम पूछा जाए कि विटामिन डी का नाम क्या है, तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग। लेकिन वयस्कों की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से
ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है जिसमें हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल दवा के नाम से पोटेशियम मैग्नेट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पोटेशियम मैग्नेट को, जिसे KMN4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KMN4 के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहा जाता है? KMNO4 कहा जाता है। वहीं अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। वॉशिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, लाल सिंदूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल सिंदूर के नाम से लेड ऑक्साइड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाल सिंदूर के नाम से लेड ऑक्साइड को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित हिस्सा को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था और नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंसुलिन के अतिस्रावन से, मतलब इंसुलिन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो कमी से शुगर हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? शुगर, जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन पेनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल से होता है। कहाँ से होता है? पेनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल से होता है। पेनक्रियाज ग्लैंड को ही अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा सन 1921 में इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया, जबकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनाज एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनाज एल्कोहल के नाम से इथेनॉल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इथेनॉल को। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? एक मिनट रुकिए, इधर लिख दे रही हूँ। C2H5OH ये इथेनॉल का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनाज एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं मेथनॉल की बात की जाए कि मेथनॉल एक जहरीला शराब के नाम से जाना जाता है, जिसके पीने से लोग अंधा या मर भी सकता है। बिहार में हर आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा कि इतने लोग जहरीला शराब पीने से मर गया। तो कौन सा शराब होता है? वो मेथनॉल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH3O5। क्या होता है? CH3OH। ठीक है, मेथनॉल का फार्मूला होता है। जबकि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH और मेथनॉल का CH3OH होता है। ठीक है, और मेथनॉल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वुड स्प्रिट के नाम से मेथनॉल को जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? तो सोडा वाटर की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।